एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको जैक बोर्ड का 12th क्लास का इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन बता रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, ताकि हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक जो अच्छे से क्लियर हो पाए। ठीक है, और कैसे किस क्वेश्चन का आंसर हो रहा है वो भी समझ में आए। तो 12th का जो आप लोगों को एग्जाम इकोनॉमिक्स का 40 मार्क्स का आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, और चलिए अब देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आदर्श अर्थशास्त्र। देखो, इसमें हिंदी में आप लोगों का मॉडल पेपर रिलीज़ हुआ है जैक बोर्ड की ओर से, तो इंग्लिश मीडियम वालों को कुछ परेशानी आ सकती है, इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि जो वर्ड्स है इकोनॉमिक्स के मैं उसको इंग्लिश में आप लोगों को बता दूंगी, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है आदर्श अर्थशास्त्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के संबंध में क्या सत्य है ना, इसके बारे में क्या ट्रू बात है, ये ऑप्शंस दिए उसमें से बताने हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है आदर्शक अर्थशास्त्र का संबंध क्या है से है, या फिर ऑप्शन बी है आदर्शक अर्थशास्त्र यानी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो तथ्यों पर आधारित होता है, स्टेटमेंट्स पर बेस्ड होता है, या फिर ऑप्शन सी है आदर्शक अर्थशास्त्र का उद्देश्य आर्थिक क्रियाओं का वास्तविक विवरण है, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो है वो वास्तविक डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, या फिर ऑप्शन डी है आदर्शक अर्थशास्त्र का कार्य परामर्श देना है। तो देखो, आदर्शक अर्थशास्त्र जो होता है वो इकोनॉमी में कैसे अच्छा मतलब किया जा सकता है, इस बारे में वो सलाह देती है। ठीक है, आदर्शक जो ये होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, वो कल्याण, लोक कल्याण की विचारधारा जो होती है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो होती है उसके बारे में उसकी ओपिनियंस होती है नॉर्मेटिव साइंस में। ठीक है, यथार्थवादी विज्ञान में। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो क्या करता है, आदर्शक अर्थशास्त्र का कार्य है परामर्श देना। और देखिए इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, लेकिन इसी से एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि आपसे पूछ सकता है, जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि पॉजिटिव साइंस यानी यथार्थवादी विज्ञान में क्या होता है। ठीक है, ये तो नॉर्मेटिव के बारे में पूछा है, तो आपसे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में पूछ सकता है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में पूछेगा अगर, तो जान लीजिए थोड़ा सा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो इस बात से बिल्कुल संबंध नहीं रखता कि किसी तथ्य से क्या गलत सही हो रहा है, जो हो रहा है सो हो रहा है वही बताता है। ठीक है, जैसे अगर कोई जहर खा ले और मर गया, तो वो ये नहीं कहेगा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, यथार्थवादी जो अर्थशास्त्र होता है, कि जहर खाना बुरी बात है, नहीं खाना चाहिए, ये नहीं कहेगा, है ना। मतलब वो सलाह नहीं देगा, वो बस जो हुआ उसका परिणाम बता देगा। लेकिन जो आदर्श अर्थशास्त्र यानी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है वो लोक कल्याण की बात करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट की। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, अगर आपके पास PDF है, आप कॉपी में अपना नोटबुक में ये कर लीजिए, ऑप्शन डी फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, और सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, किस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान बाजार शक्तियों के द्वारा होता है, यानी कि पूछा है कौन सा इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो मार्केट के पावर के थ्रू होता है। ठीक है, मार्केट के पावर के थ्रू होता है। ऑप्शन ए है समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, या ऑप्शन सी है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, या फिर ऑप्शन डी है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है पूंजी अर्थव्यवस्था, उसमें केंद्रीय समस्याओं का समाधान बाजार शक्तियों के द्वारा होता है। ठीक है, मार्केट का जो पावर है उसके थ्रू सेंट्रल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाता है, किसमें, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये सारे जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ मैंने करा दिया इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट में, जो भी आया है मॉडल पेपर में सब मैंने करवा दिया है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो अगर आप लोग चाहो तो मैं आपको लिंक दे सकती हूँ, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग देख लेना, नहीं मिले तो कमेंट करना, मैं आपको दे दूँगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है उत्पादन संभावना वक्र का दाहिनी ओर। PPC भी मैंने आपको पढ़ाया था ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो पुराने स्टूडेंट है पहले से पढ़ रहे हैं उन लोगों को पता होगा, नए हैं तो पहले के वीडियोस देखिएगा, अच्छे से क्लियर होगा। उत्पादन संभावना वक्र का दाहिनी ओर विवर्तित होने का क्या कारण है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले समझिए क्वेश्चन को कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है उसका राइट साइड जो शिफ्ट टुवर्ड्स राइट होने का क्या रीज़न है। ऑप्शन ए है बाढ़, ऑप्शन बी है संसाधनों का ह्रास,
ऑप्शन सी दिया है तकनीकी विकास, या फिर ऑप्शन डी है पुरानी तकनीक का प्रयोग। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होता है, उत्पादन संभावना वक्र, वो राइट साइड शिफ्ट होता है, ठीक है, दाहिनी ओर विवर्तित होता है। किस वजह से? जब तकनीकी विकास और टेक्निकल डेवलपमेंट की वजह से। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है। एक किसान 100 टन धान उत्पादन करने के लिए 120 क्विंटल गेहूं के उत्पादन का त्याग करता है, ठीक है। तो धान उत्पादन के लिए औसत लागत क्या होती है? तो औसत लागत इसका क्या होगा? तो मान लो एक फार्मर है, वो 100 टन धान का उत्पादन कर रहा है, जिसके वजह से उसने 120 क्विंटल गेहूं के उत्पादन को सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है। तो इसका अवसर लागत पूछा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा? तो मैंने आपको पढ़ाया था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, किसी एक काम को करने के लिए जो चीज़ हम लोग छोड़ देते हैं उसका मूल्य को, उसको वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? अवसर लागत। तो मान लीजिए एक किसान 100 टन धान उगाने के लिए 120 क्विंटल गेहूँ का उगाना छोड़ दे रहा है, ठीक है, उत्पादन करना, प्रोडक्शन करना छोड़ दे रहा है। तो उसका अवसर लागत क्या होगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या छोड़ रहा है वही होगा, ठीक है। तो 120 क्विंटल गेहूँ छोड़कर वो 100 टन धान उगा रहा है, तो इसका अवसर लागत जो है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो हो जाएगा 120 क्विंटल गेहूँ, ठीक है। तो ऑप्शन किस में है? 120 क्विंटल गेहूँ ऑप्शन सी में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। समझ में आया? नहीं समझ में आया, कुछ कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेरी है तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है। एक विवेकशील उपभोक्ता के लिए दो वस्तुओं रसगुल्ला और गुलाब जामुन के निम्न बंडलों का सही अधिमान क्रम क्या होगा, ठीक है। तो ये जो पूछा है कि एक जो विवेकशील उपभोक्ता होता है, यानी कि एक ऐसा कंज्यूमर जो अपने कम इनकम में ज़्यादा अच्छे से कंजम्पशन कर पाता है, उसके लिए दो वस्तु, दो कमोडिटी, रसगुल्ला और गुलाब जामुन के जो फॉलोइंग जो बंडल्स दिए हुए हैं, उसका अधिमान क्रम क्या होगा, ठीक है। बंडल देखो क्या क्या दिए, ए है 4-5, बी है 3-5 एंड सी है 5-6, ठीक है। तो मान लो कि ए से आप लोग एक जो ए बंडल है से यूटिलिटी 4 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 9, ठीक है। तो मान लो ए 9 है एंड बी 3 + 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 8, ठीक है। एंड सी 5 और 6 दिया हुआ है, तो 5-6 कितना होगा? 11। तो क्या क्या आ गया हमारे पास? ए हो गया 9, बी हो गया 8 और सी हो गया 11। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें? सी 11, उसके बाद ए 9, उसके बाद बी 8, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सी इज़ ग्रेटर देन ए एंड ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। बहुत ईजी है, हम लोग 4-5 में जो पढ़ते हैं सारे स्टूडेंट, लेस देन ग्रेटर देन वाला है ना, वही वाला चीज़ पूछा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में किसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है? देखो जैक बोर्ड एक तो गड़बड़ कर दिया है कि बोला गया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा आप लोग का फर्स्ट टाइम में, ठीक है, फर्स्ट टर्म में। और टर्म 2 में यानी कि मार्च अप्रैल में जो एग्ज़ाम होने वाला, उससे समष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे समष्टि अर्थशास्त्र का एक क्वेश्चन डाल दिया है। खैर कोई नहीं, मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है? इंग्लिश मीडियम वाले समझिए क्या पूछा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में किस चीज़ का स्टडी किया जाता है, जो दिया है इसमें से। ऑप्शन ए है एक उपभोक्ता संतुलन, ऑप्शन बी है एक फर्म के संतुलन, ऑप्शन सी है एक वस्तु की कीमत निर्धारण, या फिर ऑप्शन डी है सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण। तो देखिए जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, वो कभी भी किसी एक का इंडिविजुअल का ध्यान स्टडी नहीं करता है, ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र का यानी पूरा, तो सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण होता है, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ जनरल प्राइस लेवल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। और अब देखिए इसमें ऐसे पूछ सकता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हम लोग क्या स्टडी करते हैं, क्या अध्ययन करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या अध्ययन करते हैं? एक उपभोक्ता का संतुलन, ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ऑप्शन बी जो है एक फर्म का संतुलन, है ना, इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म, ये भी हम लोग करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और एक वस्तु की कीमत निर्धारण, ठीक है, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ अ गुड और कमोडिटी,
ये भी हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसका स्टडी करते हैं, मतलब कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में किसी एक का नहीं, जबकि सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय का निर्धारण किया जाता है, समझे, बड़े लेवल पे। समष्टि माने समग्र, पूरा, टोटल, ठीक है, कुल। अब चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखो जो क्वेश्चन है मैं उससे रिलेटेड अगर कुछ और क्वेश्चन बन रहा है तो वो भी समझा दे रही, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन को थोड़ा पलट के दे दे, जरूरी नहीं कि सेम टू सेम उठा के ऐसे ही दे दे, है ना, आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी वस्तु के उपभोग में एक अतिरिक्त इकाई से परिवर्तन करने पर कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है। ठीक है, यानी कि किसी कमोडिटी का कंजम्पशन में एक एडिशनल यूनिट अगर हम लोग चेंज कर दे तो उसका टोटल यूटिलिटी में जो चेंज होता है उसको क्या कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए है औसत उपयोगिता, एवरेज यूटिलिटी, ऑप्शन बी है कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी, ऑप्शन सी है सीमांत उपयोगिता जिसको इंग्लिश में कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, या फिर ऑप्शन डी है उपभोक्ता का अधिमान। तो देखिए जब वस्तु के कंजम्पशन में यानी कमोडिटी के कंजम्पशन में, वस्तु के उपभोग में एक अतिरिक्त इकाई का चेंज करने पर जो टोटल यूटिलिटी में जो चेंज होता है ना, कुल उपयोगिता में जो चेंज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, सीमांत उपयोगिता। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, 7 का सी। समझ में आया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, कुल उपयोगिता अधिकतम होगी जब सीमांत उपयोगिता का मान डैश होगा। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ रहे थे कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में जो संबंध उसी में आ जाता है ना। तो टोटल यूटिलिटी कब मैक्सिमम होगा, जब सीमांत उपयोगिता, देखो इंग्लिश मीडियम वाले समझो कि टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा जब मार्जिनल यूटिलिटी का वैल्यू डैश होगा। ठीक है, समझे। तो ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 1 से अधिक, या फिर ऑप्शन डी है ऋणात्मक। तो ऐसा कब होता है, कुल उपयोगिता अधिकतम तब होती है जब सीमांत उपयोगिता का मान जो है 0 हो, 0 हो। ठीक है, तो 8 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए, कुल उपयोगिता अधिकतम होगी जब सीमांत उपयोगिता का मान 0 हो। समझ में आया। अब चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, उदासीनता वक्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, उदासीनता वक्र, इसको हम लोग क्या कहते हैं, और इसको तटस्थता वक्र के नाम से जानते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, याद रखिएगा, अगर तटस्थता वक्र लिख दे यहाँ पे इसके जगह में, उदासीनता की जगह में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो तटस्थता वक्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है, क्या गलत है उसके बारे में ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए उदासीनता वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है, ऑप्शन बी है उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल यानी कॉन्वेक्स होता है, या फिर ऑप्शन सी दिया हुआ है उदासीनता को समसंतुष्टि वक्र भी कहा जाता है, या ऑप्शन डी है 2 उदासीनता वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसमें ये पूछा है कि कौन सा कथन गलत है ना, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, फॉल्स है। तो देखो उदासीनता वक्र जो होता है इंडिफरेंस कर्व, उसका ढाल जो है ऋणात्मक होता है। ठीक है, और उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है यानी कॉन्वेक्स टुवर्ड्स द ओरिजिन पॉइंट होता है। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टुवर्ड्स द ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, और उदासीनता वक्र की और क्या खासियत होती है, फीचर होती है, उदासीनता को समसंतुष्टि वक्र भी कहा जाता है। लेकिन ये बात गलत है कि 2 उदासीनता वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है यानी इंटरसेक्ट करती है। 2 इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट इच अदर, ये बिल्कुल गलत बात है, गलत कथन है। ठीक है, फॉल्स है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा है, यदि किसी वस्तु की कीमत में 4% की वृद्धि होने से उसकी मांग में 8% की कमी होती है तो मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा। ठीक है, तो मांग की कीमत लोच, ये आपका सेट 1 में भी मैंने आपको एक करवाया ना सॉल्व, उसमें मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था, मांग की कीमत लोच का फार्मूला होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला होता है परसेंट चेंज इन डिमांड यानी मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बाई परसेंट चेंज इन प्राइस, है ना, कीमत की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। समझ में आया फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे लिखा है वस्तु की कीमत में 4% की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि हो या कमी हो, चेंज तो हुआ है ना, तो चेंज हुआ है, कमी भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, वृद्धि पे तो कोई उसको चेंज ही कहलाएगा, है ना, कम हो चाहे ज़्यादा हो, चेंज ही हुआ है। तो मान लो कि कीमत में चेंज कितना हुआ 4%, और उसकी मांग में 8% की कमी होती है, यहाँ पे भी चेंज हुआ, तो मांग की मात्रा में कितना
चेंज हुआ है 8%, ठीक है। और इसमें पूछा क्या, मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा। तो अभी मैंने बताया है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच का फॉर्मूला होता है परसेंट चेंज इन डिमांड बाई परसेंट चेंज इन प्राइस, ठीक है। मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। तो मांग की मात्रा यानी परसेंट, डिमांड कितना है, चेंज इन डिमांड 8%, है ना। एंड प्राइस में कितना चेंज है, 4%। तो 8/4 हो जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से। तो 8/4 को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, काटते हैं, कट करते हैं तो क्या आएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 का पहाड़ा में 8 कितना बार में आएगा, 4 दूनी 8। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, मांग की कीमत लोच क्या होगा, 2। तो 2 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। जैसे मैंने बताया आप लोग वैसे अपना नोटबुक में सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एक बजट रेखा अपनी दाहिनी ओर विवर्तित होगी जब, एक बजट रेखा जिसको इंग्लिश में कहते हैं बजट लाइन, वो राइट साइड शिफ्ट होगा जब, कब होगा। ऑप्शन ए, वस्तु एक्स की कीमत में कमी होगी, ठीक है, एक्स कमोडिटी एक्स का प्राइस जो है वो कम होगा। या ऑप्शन बी है, वस्तु एक्स की कीमत में वृद्धि होगी, कमोडिटी एक्स की प्राइस में वृद्धि होगी, मन इंक्रीज होगा, है ना। एंड ऑप्शन सी है, वस्तु वाई की कीमत में कमी होगी, है ना। या फिर ऑप्शन डी है, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी, कंज्यूमर्स का जो इनकम है उसमें इंक्रीमेंट होगा। तो इसका इसको समझने का कोशिश करिए, क्या क्वेश्चन है, एक बजट रेखा अपनी दाहिनी ओर विवर्तित कब होगा। तो बजट रेखा जो होता है, देखिए इसमें इससे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि बजट रेखा कैसी रेखा होती है। तो बजट रेखा हमेशा एक सरल रेखा होती है, ठीक है। बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, याद रखिएगा कैसी होती है बजट लाइन, बजट रेखा कैसी होती है, सीधी सरल रेखा होती है, ठीक है, सरल रेखा होती है। इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रेट लाइन, बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, बजट रेखा एक सरल रेखा होती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक बजट रेखा अपनी दाहिनी ओर विवर्तित कब होती है, यानी राइट साइड शिफ्ट क्यों करती है, जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसे मान लो हम लोग उपभोक्ता है, कंज्यूमर है ना। तो हम लोग का अगर इनकम बढ़ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना बजट भी बढ़ा देंगे, कोई सामान अधिक खरीदने लगेंगे। तो वही सिंपल सी बात है, इकोनॉमी में इसको कहते हैं कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी, तो बजट रेखा जो है, बजट लाइन जो है वो राइट साइड में शिफ्ट करने लगेगी। समझ में आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 11 का डी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, निम्न रेखा चित्र में मांग रेखा ए बी के बिंदु जी पर मांग की लोच क्या होगी। तो मैंने आपको देखिए ये क्वेश्चन पिछले सेट 1 में भी था, ठीक है, कि मांग की लोच क्या होगी। तो देखो यहाँ पे 1 2 3, हाँ 3 रेखा होती है, ठीक है। एक तो बीच होती है, एक साइड होती है, एक इस साइड होती है। तो जहाँ पे बी पॉइंट है ना, वहाँ पे अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा 0, ठीक है। और जहाँ पे ये जी दिया है ना, वो 1 से कम है। और ये ओरिजिन पॉइंट है ना, जो 0 लिखा हुआ है जहाँ पे, उससे सीधा रेखा खींचेंगे बीचम बीच, तो जी का जरा सा ऊपर अगर जाएगा तो वो हो जाएगा 1, है ना। और एक ए जो पॉइंट है इसके बीच में एक रेखा होगा, तो वो हो जाएगा 1 से ज़्यादा। तो इसका जो, और जो ए पॉइंट है वहाँ पे अगर पूछेगा तो टू द इन्फिनिटी होगा, अनंत पर। लेकिन यहाँ पे जी पूछा है, तो जी पे यहाँ पे क्या होगा, जी पे होगा आपका, क्या होगा, अभी मैंने बताया ना, 0 के बाद क्या होगा, लेस देन 1, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 1 से कम, 1 से कम है इसका मांग की लोच। क्लियर है, नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 13 है, उदासीनता वक्र विश्लेषण से एक उपभोक्ता संतुलन की शर्त क्या है। उदासीनता वक्र यानी इंडिफरेंस कर्व जो है ना, उदासीनता वक्र विश्लेषण से यानी इंडिफरेंस कर्व के एनालिसिस से एक कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम का क्या शर्त है, ठीक है। ऑप्शन ए है, उदासीनता वक्र बजट रेखा को स्पर्श करे। ऑप्शन बी है, उदासीनता वक्र और बजट रेखा की ढाल समान हो। ऑप्शन सी है, MRS इक्वल्स PX/PY। या फिर ऑप्शन डी है, इनमें से सभी, ठीक है। तो देखो, जब उदासीनता वक्र विश्लेषण से एक उपभोक्ता का संतुलन का शर्त क्या होता है, उदासीनता वक्र बजट रेखा को स्पर्श करे, ठीक है, यानी इंडिफरेंस कर्व जो है वो बजट लाइन को टच करे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि से वस्तु एक्स की मांग कम हो जाती है तो वस्तु एक्स होगी,
मान लीजिए एक उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, ठीक है, उसका इनकम में इंक्रीमेंट होता है, वृद्धि होता है, बढ़ोतरी होता है। तो वस्तु एक्स का जो डिमांड है, यानी कमोडिटी एक्स का जो डिमांड है वो कम हो जाता है, वो कम परचेस कर रहा है, एक्स को कम खरीद रहा है। तो वो वस्तु एक्स क्या है? ऑप्शन ए है जीवन रक्षक वस्तु, ऑप्शन बी है आवश्यक वस्तु, ऑप्शन सी है विलासिता वस्तु, या ऑप्शन डी है घटिया वस्तु। तो देखो, जब हम लोग का इनकम बढ़ता है ना, तो हम लोग चाहते हैं अच्छा से अच्छा सामान खरीदें, है ना, क्योंकि घटिया सामान कोई भी इंसान यूज़ नहीं करना चाहता, कोई भी उपभोक्ता हो। हम लोग कभी भी चाहेंगे कि एकदम घटिया तरह का अनाज खाए या घटिया तरह का कपड़ा पहने। हर इंसान चाहता है कि अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा खाना खाए, अच्छे घर में रहे, है ना। तो इनकम जब बढ़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे? अच्छा सामान खरीदेंगे, अच्छा सामान इस्तेमाल करेंगे, अच्छा चीज़ का डिमांड करेंगे। तो इसीलिए अगर आय, मान लीजिए हम ही है, अगर मेरा इनकम जो है वो बढ़ जाए तो एक्स का मांग कम हो जाएगा। जैसे कि मान लो अभी मैं मोबाइल में बना रही हूँ, ठीक है, वीडियो। तो अगर मेरा इनकम बढ़ गया, आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, मेरा चैनल बहुत बड़ा हो गया, मैंने अच्छा सा एक पीसी ले लिया, ठीक है, उस पर मैं बना रही हूँ। तो क्या होगा? मैंने तो मोबाइल का यूज़ छोड़ दिया ना, तो कंप्यूटर के जगह पे मोबाइल जो है कम कीमत का है, ठीक है। तो उसी तरह अगर मोटा अनाज खाने वाला व्यक्ति है, ठीक है, मोटा दाल चावल जो होता है कंकड़ पत्थर वाला, उसका इनकम बढ़ जाए तो क्या करेगा? अच्छा क्वालिटी का चावल, बासमती चावल खाएगा, बढ़िया वाला आटा खाएगा, है ना। तो वो क्या करेगा? घटिया वस्तु को छोड़ देगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घटिया वस्तु, ठीक है। घटिया वस्तु एक्स क्या होगा? घटिया वस्तु। क्योंकि जब उपभोक्ता की आय में, इनकम में, या कंज्यूमर का इनकम में जब बढ़ोतरी होता है, इंक्रीमेंट होता है, तो वो किसको छोड़ेगा? घटिया सामान छोड़ेगा, अच्छा सामान इस्तेमाल करेगा ना। तो जो सामान छोड़ेगा, डिमांड उसका कम करेगा, वो कौन सा होगा? घटिया वस्तु। समझ में आया? क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से दो वस्तुओं का कौन सा संयोग पूरक वस्तु का एक संयोग है? तो इसमें पूछा है जो फॉलोइंग, ये जो दो दो का सेट दिया हुआ है, ठीक है, संयोग दिया हुआ है, उसमें से पूरक वस्तु का कौन सा एक संयोग है? कपल दिया हुआ है ना, चाय कॉफ़ी, पेप्सी, मिरिंडा, लक्स साबुन और डव साबुन, चाय चीनी, इसमें से पूरक वस्तु का कौन सा एक संयोग है? तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि पूरक वस्तु होता क्या है, ठीक है। तो इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पूरक वस्तु को। अब पूरक वस्तु क्या होता है? पूरक वस्तु हम उसको कहते हैं जिसमें दो वस्तु एक दूसरे को पूरा करते हैं। अगर एक वस्तु हो, दूसरा वस्तु ना हो, तो वो अधूरा रहेंगे। जैसे कि गाड़ी और तेल, ठीक है, बिना तेल के तो गाड़ी नहीं चलेगा, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हुए, है ना। अगर सिर्फ तेल हो, गाड़ी ना हो, तो किस काम का? और सिर्फ गाड़ी हो, तेल ना हो, तो किस काम का? दोनों मिलेंगे तभी ना काम होगा। तो इसी तरह, तो इसीलिए देखो इसमें पूरक वस्तु कौन है? इसमें सब चाय और चीनी है, ठीक है। चाय बिना चीनी का होगा सही नहीं ना, तो इसीलिए चाय और चीनी जो है पूरक वस्तु का एक संयोग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो अब आप लोग पूछोगे कि चाय और कॉफ़ी, पेप्सी और मिरिंडा, लक्स साबुन और डव साबुन क्या है? तो ये सब जो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड जैसे होता है इकोनॉमिक्स में पूरक वस्तु, उसी तरह एक और वस्तु है स्थानापन्न वस्तु है, ठीक है। स्थानापन्न वस्तु क्या है? इसको इंग्लिश में कहते हैं सब्सटीट्यूट गुड्स। स्थानापन्न वस्तु ऐसी वस्तु होती है, ऐसे गुड्स होते हैं जो कि एक के जगह में दूसरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो हम लोग घर मेहमान आए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? या तो चाय देंगे, चाय नहीं है तो कॉफ़ी देंगे, है ना। तो एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तो चाय और कॉफ़ी क्या हो गया? सब्सटीट्यूट गुड्स, है ना। स्थानापन्न वस्तु, एक की जगह में दूसरा का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। मान लो हम लोग को कुछ ठंडा पीना है, पेप्सी पीने गए, नहीं है मिरिंडा, चलो कोई बात नहीं, मिरिंडा ही पी लेते हैं। मतलब ऐसा वस्तु जो एक अगर ना हो तो दूसरे से काम चल जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं स्थानापन्न वस्तु, सब्सटीट्यूट गुड्स, ठीक है। लक्स साबुन और डव साबुन, मान लो हमको नहाना है, अब तो आप ये नहीं ढूंढेंगे ना मेरे को फेवरेट वाला साबुन से ही नहाना है। लक्स साबुन से नहाते हैं मान लो, अगर नहीं है लक्स साबुन, डव साबुन है, कोई दिक्कत नहीं, डव से ही नहा लेंगे, है ना। साबुन तो साबुन। तो इसी तरह अगर एक वस्तु की जगह में दूसरे वस्तु का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऐसे वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं? स्थानापन्न वस्तु, सब्सटीट्यूट गुड्स। लेकिन अगर एक के बिना दूसरे का इस्तेमाल नहीं हो, यानी एक दूसरे को पूरा करने वाला वस्तु, उसको क्या कहेंगे? पूरक वस्तु, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो चाय और चीनी क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर घर पे चाय बन रहा है, चीनी ना हो तो क्या होगा? जाओ जल्दी जाओ चीनी लेकर आओ, बोलते हैं ना घर वाले, वैसे ही। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16, किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा और उत्पत्ति के साधनों के बीच भौतिक संबंध को कहा जाता है?
इंग्लिश मीडियम वाले समझिए कि किसी कमोडिटी की प्रोडक्शन का जो क्वांटिटी है और प्रोडक्शन के जो मीन्स होते हैं उसके बीच में जो फिजिकल रिलेशन होता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है लागत फलन, ऑप्शन बी है आगम फलन, ऑप्शन सी है मांग फलन, या फिर ऑप्शन डी है उत्पादन फलन। तो किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा और उत्पत्ति के साधनों के बीच जो भौतिक संबंध होता है उसको हम लोग कहते हैं उत्पादन फलन। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले समझिए प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है ये। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया, 16 का डी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद दोनों बराबर होते हैं जब, समझिए कि इसमें पूछा है एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट दोनों एक दूसरे के बराबर हो। ठीक है, AP इक्वल्स MP कब होता है, जब सीमांत अधिकतम हो, या फिर ऑप्शन बी है सीमांत उत्पाद शून्य हो, या ऑप्शन सी है सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो, या फिर ऑप्शन डी है यहाँ पे औसत उत्पाद अधिकतम हो। तो देखिए यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट जो है एक दूसरे के बराबर होता है जब औसत उत्पाद जो है अधिकतम हो। समझे, इंग्लिश मीडियम वाले समझिए कि एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल होते हैं जबकि एवरेज प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम होता है। क्लियर है, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखो, यदि कुल लागत TC, ठीक है, कुल लागत TC, कुल लागत को इंग्लिश में कहते हैं टोटल कॉस्ट। ठीक है, और उत्पादन की मात्रा Q, ठीक है, प्रोडक्शन का क्वांटिटी Q, तो सीमांत लागत का सूत्र होगा मार्जिनल कॉस्ट का सूत्र। तो MC क्या होगा, ठीक है, MC का सूत्र होता है डेल्टा TC बाय डेल्टा Q। ठीक है, यहाँ पे देखो हिंट दिया हुआ है, TC दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, तो पूछ रहा है MC का फॉर्मूला बताइए। ठीक है, MC माने सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पे MC का फॉर्मूला होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, तो उसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा TC बाय डेल्टा Q। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, ये जो ट्राइंगल बना हुआ है ना, इसको हम लोग कहते हैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, परिवर्तन। ठीक है, TC माने टोटल कॉस्ट एंड Q माने क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि कुल लागत में परिवर्तन बटा मांग में परिवर्तन। और इंग्लिश मीडियम वाले चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी। किसका फॉर्मूला है ये, सीमांत लागत का, मार्जिनल कॉस्ट का। क्लियर है, लिख लीजिएगा अपना कॉपी में, नोट डाउन कर लीजिए नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है, पैमाने का प्रतिफल का संबंध किस काल से है। पैमाने का प्रतिफल का संबंध किस काल से। ऑप्शन ए अल्पकाल, ऑप्शन बी अति अल्पकाल, ऑप्शन सी क्या है दीर्घकाल, या फिर ऑप्शन डी शीतकाल। तो पैमाने का रिटर्न टू, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, पैमाने का प्रतिफल, रिटर्न टू स्केल, हाँ रिटर्न टू स्केल का जो रिलेशन है किस काल से है। ठीक है, पैमाने का प्रतिफल का किस काल से है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीर्घकाल, लॉन्ग टर्म से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दीर्घकाल से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है, किस काल में उत्पादन के साधनों को स्थिर और परिवर्ती साधनों में विभक्त किया जाता है। ठीक है, कौन सा काल जो है उसमें प्रोडक्शन के जो मीन्स होते हैं उसको फिक्स्ड, है ना, और वेरिएबल मीन्स में विभक्त किया जाता है। ठीक है, माने डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ऑप्शन ए है दीर्घकाल, लॉन्ग रन में, या फिर ऑप्शन बी है अति दीर्घकाल, वेरी लॉन्ग रन, ऑप्शन सी है अल्पकाल, शॉर्ट रन, या फिर ऑप्शन डी है ग्रीष्मकाल, समर। देखो अच्छा मजाक है, समर काल ऐसा होता नहीं, इकोनॉमिक्स में ऐसा कुछ वर्ड नहीं है। ठीक है, ये तो मौसम बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा आपका अल्पकाल। ठीक है, शॉर्ट रन। ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया 20 का सी। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अनुसार एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन के किस स्तर पर उत्पादन करना चाहता है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। ठीक है, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अनुसार एक विवेकशील उत्पादक जो है वो उत्पादन के दूसरे स्तर पर उत्पादन करना चाहता है, प्रोडक्शन करना चाहता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, निम्नलिखित में कौन औसत उत्पाद की विशेषता नहीं है। एवरेज प्रोडक्ट का फीचर्स इसमें से कौन सा नहीं है ये पूछा है। ठीक है, ऑप्शन ए है औसत उत्पाद को परिवर्ती साधन की प्रति इकाई उत्पाद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी है
परिवर्ती साधन की इस इकाई को बढ़ाने से औसत उत्पाद बढ़ता है, अधिकतम होने के बाद घटने लगता है। ऑप्शन नंबर सी है औसत उत्पाद वक्र का आकार उल्टा यू आकार का होता है, या फिर ऑप्शन डी है औसत उत्पाद का मान शून्य अथवा ऋणात्मक भी हो सकता है। तो देखो इसकी विशेषता जो है ए बी सी सभी है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी नहीं है, ठीक है, क्योंकि औसत उत्पाद का मान शून्य अथवा ऋणात्मक भी हो सकता है, ये बात सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा है कि औसत उत्पाद एवरेज प्रोडक्ट का कौन सा विशेषता नहीं है, तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका विशेषता नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया हुआ है। जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम होती है तब औसत उत्पाद में क्या होगा, ठीक है। जब मार्जिनल प्रोडक्ट जो है एवरेज प्रोडक्ट से कम हो तब एवरेज प्रोडक्ट में क्या होगा, वृद्धि होगा यानी इंक्रीमेंट होगा। ऑप्शन बी है कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंजेस, ठीक है। ऑप्शन सी दिया हुआ है तीव्र गति वृद्धि होती है ना, यानी कि बहुत स्पीड में इसमें इंक्रीमेंट होता है। या फिर ऑप्शन डी दिया है कमी होती है, ठीक है, इंक्रीमेंट होता है, सॉरी डिक्रीमेंट होता है। तो जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम होती है तब औसत उत्पाद में क्या होता है, कमी होती है, ठीक है, डिक्रीज होता है। जब मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से कम होता है तो एवरेज प्रोडक्ट जो है क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा है, यदि उत्पत्ति के सभी साधनों को दुगना करने पर उत्पादन में 3 गुना की वृद्धि होती है तो इसे कहा जाता है। यानी कि बोला है कि प्रोडक्शन के सभी जो मीन्स है उसको दुगना डबल कर दिया जाए, ठीक है, करने पर जो प्रोडक्शन है उसमें ट्रिपल इंक्रीमेंट हो तो इसको क्या कहेंगे। ऑप्शन ए है उत्पत्ति का समता नियम, ऑप्शन बी है पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल, ऑप्शन सी है पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल, या फिर ऑप्शन डी है उत्पत्ति का वृद्धिमान नियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या दिया है, उत्पादन के सापेक्ष कुल आगम में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है कुल आगम, ऑप्शन बी है औसत आगम यानी एवरेज रेवेन्यू, ऑप्शन सी है सीमांत आगम मार्जिनल रेवेन्यू, या फिर ऑप्शन डी दिया हुआ है औसत लागत एवरेज कॉस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीमांत आगम, ठीक है, क्योंकि उत्पादन के सापेक्ष कुल आगम में परिवर्तन की दर जो है वो सीमांत आगम कहलाती है, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है कुल लागत टीसी यानी टोटल कॉस्ट और कुल स्थिर लागत यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और कुल परिवर्तनशील लागत यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट में क्या संबंध है। तो इसको जानने के लिए इसका रिलेशन क्या, आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए है TFC इक्वल्स TC प्लस TVC, ऑप्शन बी दिया हुआ है TVC बराबर TFC प्लस TC। सेट 1 में मैंने इसको आपको बताया था, ठीक है, आपको याद होगा अगर देखे होंगे तो आप कमेंट करके बताइए फटाफट वीडियो को पॉज करके। ऑप्शन नंबर सी है TC इक्वल्स TFC माइनस TVC, या फिर ऑप्शन डी है TC इक्वल TFC प्लस TVC। तो देखो टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में क्या रिलेशन होता है, TC बराबर होता है TFC प्लस TVC, यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ऐड करने से आ जाता है TC, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, जब किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति में समान दर से वृद्धि होती है, यानी कि अगर कोई कमोडिटी है उसका डिमांड और सप्लाई दोनों में सेम रेट में इंक्रीमेंट हो तो संतुलन कीमत में क्या होगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस में क्या होगा। ऑप्शन ए है कमी होती है, ऑप्शन बी है वृद्धि होती है, ऑप्शन सी है कोई परिवर्तन नहीं होता, ऑप्शन डी है तीव्र गति से वृद्धि होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जब किसी वस्तु की मांग और पूर्ति समान दर में वृद्धि होती है तो संतुलन कीमत में क्या होगा, वृद्धि होती है, ठीक है, इंक्रीमेंट होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछा है, किसी वस्तु की मांग यानी डी डिमांड तथा पूर्ति एस सप्लाई हो तो मांग आधिक्य की स्थिति को दर्शाया जा सकता है। मांग आधिक्य की स्थिति को, सिचुएशन को कैसे दर्शाया जा सकता है। ऑप्शन ए है डी इज़ ग्रेटर देन एस, ऑप्शन बी है
डी माइनस एस इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, या फिर ऑप्शन सी है डी इक्वल एस, या फिर ऑप्शन डी है ए तथा बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी दोनों। ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा है मांग और पूर्ति, किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति में पूर्ति हो तो मांग अधिक की स्थिति किसको दर्शाते हैं। जैसे डिमांड बढ़ रहा है तो डिमांड देखो ए में दिया हुआ है, डिमांड ऐसे सप्लाई से ज़्यादा है तो उसमें दिखाई रहा है कि डिमांड ज़्यादा है ना, और डी माइनस एस जो है वो ज़ीरो से ज़्यादा है, इसमें भी शो हो रहा है कि डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है। किसी वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति में अधिक वृद्धि होने से साम्य मात्रा में डैश, साम्य मात्रा में क्या होगा, यानी किसी वस्तु की मांग की तुलना में, यानी अगर डिमांड से ज़्यादा सप्लाई हो जाए है ना, तो उसका साम्य मात्रा में क्या होगा, कमी होगा, वृद्धि होगा, या फिर ऑप्शन सी दिया हुआ है कोई परिवर्तन नहीं होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी दिया है तीव्र गति से कमी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वृद्धि होगा। ठीक है, क्या होगा, वृद्धि होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा इंक्रीमेंट होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या है। किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि करने से उसकी पूर्ति की मात्रा में 4% की वृद्धि हो जाती है, तो पूर्ति की कीमत लोच का मान क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन ए है 1.25, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 0.8, या फिर ऑप्शन डी है 0.2। तो इसको सॉल्व करने का मैं फॉर्मूला बता दे रही हूँ आपको, पहले भी बताया मैंने, जैसे मांग के बताया था वैसे पूर्ति का बता रही हूँ। पूर्ति की कीमत लोच का फॉर्मूला होता है, लिख लीजिए, पूर्ति की कीमत लोच बराबर होती है मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, लिखे, बटा कीमत की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वाले लोग लिखिए परसेंटेज चेंज इन डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला लिखिए, ई एस इक्वल्स परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। समझ में आ गया। अब चलो इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे तो क्या होगा, इसका परसेंटेज चेंज डिमांड में कितना है 4, और परसेंटेज चेंज इसका प्राइस में कितना है 5, तो क्या होगा 4/5 फार्मूला में पुट करेंगे तो। ठीक है, और 4/5 को सॉल्व करिए, भागा दीजिए, डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा 0.8 आएगा, देखिएगा आंसर। ठीक है, सॉल्व करके देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 31। मुक्त प्रवेश और निकास की स्थिति में मांग में वृद्धि का बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव होगा, यानी फ्री एंट्री एंड एग्जिट की जो सिचुएशन होती है उसमें डिमांड में इंक्रीमेंट का मार्केट इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए है साम्य कीमत और मात्रा दोनों में वृद्धि होगी, ऑप्शन बी है केवल संतुलित कीमत में वृद्धि होगी, ऑप्शन सी है केवल संतुलित मात्रा में वृद्धि होगी, या फिर ऑप्शन डी दिया हुआ है साम्य कीमत और मात्रा दोनों में कमी होगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साम्य कीमत और मात्रा दोनों में वृद्धि होगी। ठीक है, साम्य कीमत और मात्रा दोनों में क्या होगी, वृद्धि होगी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या है। मांग आधिक्य की स्थिति में साम्य कीमत में क्या होगा। मांग आधिक्य, डिमांड अगर ज़्यादा है तो इस स्थिति में सिचुएशन में साम्य कीमत जो है इक्विलिब्रियम प्राइस, उसमें क्या होगा, ऑप्शन ए है कमी होगी, ऑप्शन बी है वृद्धि होगी, ऑप्शन सी है कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन डी है तीव्र गति से कमी होगी। तो जब डिमांड ज़्यादा होगा तो उसका इक्विलिब्रियम प्राइस जो क्या होगा वो भी ज़्यादा होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि होगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया हुआ है। एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए अल्पकालीन पूर्ति वक्र होता है। एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए शॉर्ट रन सप्लाई कर्व जो है वो होता है, क्या होता है, ऑप्शन है न्यूनतम एवीसी से ऊपर एसएमसी का बढ़ता भाग, ऑप्शन सी है एसएमसी का घटता भाग, ऑप्शन सी है एसी का बढ़ता भाग, या फिर ऑप्शन डी है एसी का घटता भाग। तो एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के अल्पकालीन पूर्ति वक्र होता है, कैसा होता है, न्यूनतम एवीसी से ऊपर एसएमसी का बढ़ता भाग। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या है। पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए ए और एमआर में क्या संबंध होता है।
रिलेशन बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, औसत आगम और सीमांत आगम में क्या संबंध है? ऑप्शन ए है ए आर इज़ ग्रेटर देन एम आर, यानी औसत आगम जो है सीमांत आगम से ज़्यादा होती है। या फिर ऑप्शन बी है मार्जिनल रेवेन्यू इज़ इक्वल टू एम आर, यानी सीमांत आगम जो है वो सीमांत आगम के दुगना होता है। या फिर ऑप्शन सी है ए आर इक्वल्स एम आर, यानी कि औसत आगम जो है सीमांत आगम के बराबर होती है। या फिर ऑप्शन डी दिया हुआ आपका ए आर इज़ लेस देन एम आर, यानी एवरेज रेवेन्यू जो है मार्जिनल रेवेन्यू से कम होता है। ठीक है, औसत आगम जो है सीमांत आगम से कम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए ए और एम आर में क्या संबंध होता है? पूर्ण प्रतियोगी जो फर्म होता है उसमें ए और एम आर एक दूसरे के बराबर होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए आर इक्वल्स एम आर, ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 35 क्या पूछा है। 35 में पूछा है समरूप वस्तुओं की उपलब्धता किस प्रकार की बाजार संरचना की विशेषता है? यानी कि अगर किसी बाजार में एक जैसा समरूप वस्तुओं का, समरूप कमोडिटी का उपलब्धता हो, ठीक है, तो वो किस बाजार की संरचना, किस प्रकार की बाजार है, क्या कौन सा मार्केट है? ऑप्शन ए एकाधिकार यानी मोनोपोली, ऑप्शन बी अपूर्ण प्रतियोगिता, ऑप्शन सी पूर्ण प्रतियोगिता, या फिर ऑप्शन डी है द्वैधाधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता, इसको इंग्लिश में कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, समरूप वस्तु कहाँ कौन से बाजार में पाया जाता है? पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, टी आर यानी टोटल रेवेन्यू, कुल आगम जिसको हिंदी में कहते हैं, कुल आगम वक्र या टोटल रेवेन्यू कर्व की ढाल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है ए आर यानी एवरेज रेवेन्यू, ऑप्शन बी है एम आर यानी मार्जिनल रेवेन्यू, ऑप्शन सी है ए सी यानी एवरेज कॉस्ट औसत लागत, या फिर ऑप्शन डी है एम सी मार्जिनल कॉस्ट यानी सीमांत लागत। तो टी आर कर्व जो है उसका ढाल को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? ए आर एवरेज रेवेन्यू, कुल आगम वक्र की ढाल को क्या कहते हैं? सीमांत आगम, सॉरी एवरेज रेवेन्यू यानी औसत आगम। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, 36 का ए। अब देखो 37 में क्या पूछा है, किस प्रकार की बाजार संरचना में कीमत सीमांत लागत से अधिक होती है? इसमें पूछा है किस टाइप के मार्केट की संरचना में कीमत जो है, प्राइस जो है वो मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होगा। ऑप्शन ए है पूर्ण प्रतियोगिता, ऑप्शन बी है आपका शुद्ध प्रतियोगिता, ऑप्शन सी है एकाधिकार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा किस में होता है, कौन सा बाजार में होता है कि कीमत सीमांत लागत से अधिक होता है? एकाधिकार में। ठीक है, मोनोपोली में क्या होता है? प्राइस जो है मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होता है। ठीक है, कीमत जो है सीमांत लागत से अधिक होता है, किसमें? एकाधिकार में। तो 37 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब देखो 38 क्या पूछा है, जब सीमांत आगम का मान 0 है, ठीक है, यानी कि एवरेज रेवेन्यू का वैल्यू है 0, तब वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा? ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले समझिए कि अगर मार्जिनल रेवेन्यू 0 है तो कमोडिटी का जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, बहुत सारा पंप का आवाज़ आ रहा है यहाँ पे, मेरा माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी है 1 से कम, ऑप्शन डी है ऑप्शन नंबर डी है 1 से अधिक। तो देखिए, जब सीमांत आगम का मान 0 हो तब वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा? मान होगा 1। ठीक है, तो जब सीमांत आगम यानी एवरेज रेवेन्यू 0 हो तब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? अब क्वेश्चन नंबर 39 देखो क्या है। 39 है एकाधिकार के अंतर्गत यानी मोनोपोली के अंदर ए आर वक्र यानी एवरेज रेवेन्यू कर्व, औसत आगम वक्र, और एम आर वक्र यानी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, सीमांत आगम वक्र में क्या संबंध है? ठीक है, यानी सिंपली देखा जाए तो इसमें पूछा है कि एकाधिकार में ए और एम आर में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है? व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ए आर एंड एम आर इन मोनोपोली? ऑप्शन ए है ए आर इक्वल्स एम आर, ऑप्शन बी है ए आर इज़ लेस देन एम आर, एंड ऑप्शन सी है ए आर इज़ ग्रेटर देन एम आर, यानी कि औसत आगम जो है
सीमांत आगम से ज़्यादा होती है, या फिर ऑप्शन डी दिया हुआ है MR=R, यानी कि सीमांत आगम जो है वो औसत आगम के दुगना होती है। ठीक है, तो क्या होता है, AR MR से ज़्यादा होती है। ठीक है, एकाधिकार के अंदर क्या होता है, A और MR वक्र में क्या संबंध होता है, AR जो है MR से ज़्यादा होता है। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, AR इज़ ग्रेटर देन MR। अब देखो क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया हुआ है। एक एकाधिकारी के लिए उत्पादन के विभिन्न स्तर पर MR और MC को निम्न तालिका से दर्शाया गया है। ठीक है, तो यानी मोनोपोली में जो है प्रोडक्शन के अलग अलग जो लेवल है उसमें MR और MC को दिया गया है यहाँ पे देखो टेबल में, और संतुलन की अवस्था में वो वस्तु की कितनी इकाई का उत्पादन करेगा। ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम की केस में वह वस्तु जो है कमोडिटी उसका कितना यूनिट का प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उत्पादन का मात्रा दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना। MR यानी मार्जिनल रेवेन्यू हिंदी में कहेंगे। सीमांत आगम दिया है एक इकाई पर 44, दूसरी इकाई पे 34, तीसरी इकाई पे 18 और चौथा इकाई पे 10, पाँचवा इकाई पे 6, छठा इकाई पे 4। इसी तरह मार्जिनल कॉस्ट दिया है यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं सीमांत आगम MC, पहली इकाई पे 60, दूसरी इकाई पर 30, तीसरी इकाई पर 10, चौथी इकाई पर 2, पाँचवीं इकाई पे 3 और छठी इकाई पे 4। तो यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन किया, यहाँ पे MR और MC तो दिया ही हुआ है, और क्वेश्चन किया है कि इक्विलिब्रियम का जो सिचुएशन होगा, संतुलन की जो अवस्था होगी, इसमें वस्तु की कितनी इकाई का उत्पादन करेगा। तो इक्विलिब्रियम के अवस्था में क्या एक ज़रूरी पॉइंट होता है, ज़रूरी बिंदु होता है कि MC बराबर MR होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे MC और MR दोनों का वैल्यू दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि MC और MR कहाँ पे बराबर है। देखो बराबर कहाँ पे है, देखो एक जगह पे है 4, 4 दिया हुआ है, कौन सा पे, छठे यूनिट पे। किस में दिया हुआ है, छठा यूनिट पे है ना। देखो उत्पादन जहाँ लिखा उस रो में छठा यूनिट जो है वहाँ पे MR भी 4 है और MC भी 4 है। तो यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन पूछा है कितनी इकाई का उत्पादन करेगा, तो 6 इकाई का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्यों, क्योंकि MR और MC बराबर हो तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हम लोग को मिलता है किसमें, मोनोपोली में, याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C6। ठीक है, छठी इकाई पर उत्पादन करेगा। तो गाइज इतना लंबा वीडियो मुझे बनाते बनाते नींद आ गया। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर देना। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, क्वेरी कर सकते हो अपना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। सेट 1 देख लिया तो ठीक है, नहीं देखा है तो कहना, मैं आपको लिंक दे दूँगी, और इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर जरूर करना। हाँ, एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।